वेरिफिकेशन ये तो सरकार का दायित्व है, सरकार को करना चाहिए। इसलिए तो सरकार को देखना चाहिए क्या ये प्रेजेंटली मामला है या प्रीवियस का मामला है। स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर में कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स इन दिनों थोड़े चिंतित नजर आ रहे हैं और चिंता का कारण है एक आदेश। जी हां, आदेश यह है कि कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स जिन्हें लाइसेंस मिली हुई है उन्हें अपनी लाइसेंस के फिर से वेरिफिकेशन करानी है। ये वेरिफिकेशन CID करेगी, यानी ये सत्यापन CID करेगी और CID की वेरिफिकेशन और सत्यापन के बाद ही वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट ले सकेंगे, खुद को कॉन्ट्रैक्टर्स कहला सकेंगे। और यही कंडीशन सप्लायर्स के लिए भी है। अगर वेरिफिकेशन में किसी का बिल वास्ता या बिला वास्ता, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या किसी भी तरह से कोई भी लिंक पाया जाता है कुछ ऐसी एक्टिविटीज से जो कानूनन सही नहीं है, जो जम्मू कश्मीर की अमन और शांति के लिए किसी भी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है, तो उसके लाइसेंस का उसका जो रिन्यूअल है वो खटाई में पड़ सकता है। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अब ये इसका एक्सटेंट क्या होगा? अगर लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा तो वो कितने दिनों या महीनों के लिए नहीं होगा? अगर फिर से सत्यापन करानी है तो उसकी क्या शर्तें होंगी? कार्रवाई अगर हो सकती है तो वो क्या हो सकती है? कार्रवाई किस तरह की होगी और किस तरह का लिंक, यानी अगर कोई ऐसी एक्टिविटी जिसे आमतौर से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट एक्टिविटी कहा जाता है, उससे किसी भी तरह का लिंक, किसी भी तरह का कोई सपोर्ट, तो इसकी इंटेंसिटी क्या है, इसका दायरा क्या है। लेकिन यह है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स और जो सप्लायर्स वो फिलहाल थोड़ी चिंता में है, चूंकि कुछ ऐसा लग रहा है जिससे एक तरफ तो उन्हें लगता है कि ये एक कानून है, सरकार का अधिकार है कि वो जहां पर भी उसे लगता है कि अमन और शांति के लिए जो कार्रवाई जरूरी वो करे, और लेकिन दूसरी तरफ उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें मतलब कहते हैं ना कि किसी तरह से कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जाए जिसकी वजह से किसी की नौकरी खतरे में पड़ जाए, किसी का रोजगार जो है वो खतरे में पड़ जाए, वो बेरोजगार हो जाए, उसके सामने और कई मुसीबतें आ जाए। तो दरअसल इसको लेकर पूरी बात क्या है, इसका ये जो आदेश है इसका पूरा मतलब क्या है? क्या ये सभी कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स पर लागू है या कुछ चुनिंदा लोगों पर लागू है? फेज बाय फेज कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स के ऊपर ये लागू होगा? क्या उन पर भी लागू होगा जो पिछली सरकारों में किसी न किसी स्कीम या रिहैबिलिटेशन प्रोसेस या किसी भी तरह से वो इनकॉर्पोरेट किए गए थे, उन पर भी लागू होगा? या इसका दायरा क्या है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस पर जो है इसकी इस समय की जरूरत है कि उसको समझा जाए, ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स या सप्लायर्स में अगर किसी तरह का भ्रम है तो वो भी दूर हो और सरकार की तरफ से भी ये इस आदेश का मतलब क्या है पूरी तौर पर वो भी समझा जा सके। तो अगले आधे घंटे हम इसी पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल मौजूद होगा। आप बने रहे हमारे साथ अगले आधे घंटे तक। वेरिफिकेशन ये तो सरकार का दायित्व है, सरकार को करना चाहिए। इसलिए तो सरकार को देखना चाहिए क्या ये प्रेजेंटली मामला है या प्रीवियस का मामला है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास एक अच्छा खासा पैनल मौजूद है और काफी लोग हमारे साथ हैं। हम आपको बताएं हमारे साथ हैं सैफुद्दीन सोज, जो सीनियर लीडर है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के। हमारे साथ होंगे अशोक कुमार अत्री, फॉर्मर DIG सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ एडवोकेट आयस पठानिया है, प्रवक्ता BJP, और मोहम्मद अमीन डार, एडिशनल स्पोक्सपर्सन JNK PDP, और बशीर अहमद खां, प्रेसिडेंट HMPOA। तो इससे पहले कि हम तमाम लोगों के पास बारी बारी जाएं, आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा सैफुद्दीन सोज साहब का, सीनियर लीडर है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के। सैफुद्दीन सोज साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो नया हुक्मनामा है या जो आदेश है ये क्या है? मैं जरा आपसे इसको समझना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कि इसका मतलब क्या है, इस दायरे में कौन कौन आएगा, और अगर कोई इस दायरे में आता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन होता है तो वो एक्शन क्या होगा, उसका दायरा क्या होगा? पहले बताइए क्या ऑर्डर आ गया है या क्या जी हुआ है, ये जो ताकि मैं राय दे दूं। ये जो ऑर्डर है इस बारे में कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स या सप्लायर्स हैं उनकी वेरिफिकेशन CID के जरिए की जाएगी और आफ्टर वेरिफिकेशन ही उनका ये जो लाइसेंस है वो जो है मान्य होगा, यानी वो वैलिड होगा।
और वो वेरिफिकेशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि सीआईडी अगर वेरिफिकेशन करेगी तो उसका पर्पस क्या हो सकता है। मैं चूंकि आप सीनियर लीडर हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पर थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, एक बात है कि ये भी आपसे मुझे पता चला कि इस विषय पर आप बात कर रहे हैं। ये जो हर चीज सीआईडी के सुपर्द करने वाली बात है, ये हिंदुस्तान में जो जमहूरी तहजीब है, ये अल्टीमेटली उसके खिलाफ इकदाम है। जितना हम जमहूरियत के खिलाफ करेंगे, जमहूरियत का मतलब है हमारे प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, काबीना, और उसके बाद देहात में चलिए पंचायत, पंच और सरपंच। ये जमहूरियत है हिंदुस्तान की। जो चीजें आप एजेंसीज के जरिए कराएंगे उनमें घाटा पड़ेगा, उनमें खुफिया तौर कुछ चलेगा, जिस कारोबार में लोग नहीं रहेंगे। और ये गलत कर रहे हैं। ये आपको ठेका देना है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का हो या इरिगेशन का हो या पीएचई को या कहां हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अदारे हैं, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, इनमें कानून बने हुए हैं। कैसे टेंडर होगा, कैसे लोग टेंडर पेश करेंगे, कौन कमेटी टेंडर देखेगी। ये जो अब सीआईडी को सुपुर्द करने वाली बात है, इससे सस्पिशन होता है और लोगों के दिल में इज़्तिराब होगा। और कॉन्ट्रैक्टर जो जेन्युइन है उनके घर में परेशानी पैदा होगी। क्योंकि आप अगर ये करेंगे कि चोरी छुपे करेंगे, एजेंसियों के जरिए करेंगे, एजेंसी को कोई हक नहीं इसमें पहुंचता। बात यह है ठेकेदार को चुनना है, पीडब्ल्यूडी में, इरिगेशन में, पीएचई में खुलम खुला डिपार्टमेंट के कवायद के मुताबिक कीजिए। एडवर्टीजमेंट होते हैं, गैर जमहूरी तरीके से जो किया जाएगा उसमें सस्पिशन होगा और लोग परेशान होंगे। ऐसा क्यों किया जाता है? लेकिन मेरा सवाल ये है, अभी आपने बोला कि जो जेन्युइन लोग हैं वो भी परेशान होंगे। मेरा सवाल ये है कि अगर जो जेन्युइन लोग हैं तो वो क्यों परेशान होंगे? उन्हें परेशान क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक बात है, इन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया है ना। मान लीजिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, इरिगेशन है, पीएचई है, वहां चीफ इंजीनियर जो दूसरे अफसर हैं उनको इख्तियार होता है टेंडर निकालने का। टेंडर अखबार में छपता है, तो ये तो जमहूरी तरीका है। रेडियो टेलीविजन से भी एडवर्टीजमेंट होता है, तो इसलिए टेंडर करने वाले लोगों को पहचाना जाता है। ये तो खुफिया बात कर रहे हैं, इससे दिमागों में परेशानी हो जाएगी। और ये गैर जमहूरी तरीका है जो मुझे नजर आता है। अभी जैसे हालिया दिनों कई ऐसी चीजें देखी गई हैं, जैसे एक बात आई कि जो एक तो ऐसे लोग हैं जो सीधे तौर पर किसी टेरर एक्टिविटी में या मिलिटेंट एक्टिविटी में शामिल हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो जाहिरी तौर पे तो नहीं है लेकिन उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट रहता है, जिसे कहा गया कि हाइब्रिड मिलिटेंट या मिलिटेंट्स के जो एसोसिएट्स उनको किसी न किसी तरह से मदद करने वाले लोग हैं। तो हमने ये देखा कि उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां हो रही हैं। तो क्या इसको इस तरह से ना देखा जाए कि इसमें अगर ऐसा कोई एलिमेंट है, अगर आई एम टॉकिंग इफ, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है तो उसकी यहां पर फिल्ट्रेशन हो जाएगी और जम्मू कश्मीर में अमन और शांति की बहाली में एक और कदम आगे बढ़ेगा? नहीं, अब मेरी बात सुनिए। आपकी सोच मुझे पसंद है और मैं एग्री करता हूं। आपका काम है सही आदमी के जरिए सड़क बनाया जाए, और कानून तरीका यह है कि आप अखबार में टेंडर लगाइए, सामने ठेकेदार आएगा जो कर सकता है। चीफ इंजीनियर को अपने महकमे का पता होता है, और इधर जिस जगह एजेंसी आ जाएगी उसका मतलब है चीफ इंजीनियर कमजोर हो जाएगा। वो गैर जमहूरी तरीका है। ये जो हर चीज में आप खुफिया तहकीकात करेंगे वो गैर जमहूरी है और हिंदुस्तान को ऐसा बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है दिल्ली के सेंट्रल अदारों में कुछ गलती हो रही है और वो ट्रिकल डाउन करती है रियासतों में, और इससे घुटन पैदा होगी। और जो ठेकेदार होते हैं ये कंट्रैक्टर ए क्लास होते हैं, बी क्लास होते हैं, इनको पहचाना जाता है। ये चीफ इंजीनियर जानता है, यहां का कमिश्नर जानता है, तो इनको कमिश्नरों को, चीफ इंजीनियरों को काम करने दीजिए उसूल के मुताबिक। तो कानून के खिलाफ नहीं करेंगे। आपकी सोच अच्छी है लेकिन तरीकेकार गलत होगा अगर एजेंसी आ जाएगी। अभी जी सीआईडी से देखेंगे और आईबी से देखेंगे,
जी, या आईबी या सीबीआई को बीच में लाना, खुफिया कार्रवाई करना और हर चीज में पुलिस रखना जो है, इससे हिंदुस्तान की जो तहजीब है उसमें गहरे बुरे असर पड़ेंगे। टेंडर चार्ज सड़क बनेगी जमहूरी तरीके से बनेगी जी, एक क्लास कंट्रैक्टर को मिलेगा, उसको बाकायदा कमेटी चुनेगी। इसलिए इरिगेशन हो, पीएचई हो, पीडब्ल्यूडी हो, कोई भी अदारा हो, जमहूरी तरीके से कीजिए, खुल्लम खुल्ला कीजिए, कानून के मुताबिक कीजिए। तो मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं कि अगर ये जो बात हम कर रहे हैं, जिस पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सीआईडी जो है वो लाइसेंस वेरिफिकेशन करेगी, उसके बाद आप जो है अगर आप वेरिफिकेशन में आप उस पैमाने पर खरे उतरते हैं तो आपको फिर से लाइसेंस मिलेगा, आप लाइसेंस होल्डर होंगे, देन यू कैन गो एंड टेक ठेकाज एंड अदर्स। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसका नुकसान हो क्या सकता है, किस तरह से हम उसका नुकसान देख सकते हैं, जिस पर आपको एतराज हो रहा है, जिस पर आप मतलब एक अंदेशा जाहिर कर रहे हैं, वो क्या है? नहीं, मेरी अर्ज सुन लीजिए। आप तो सोच आपकी है कि सही आदमी को मिलेगा बसंत कंट्रैक्ट। मैं कहता हूं चीफ इंजीनियर अपनी कुर्सी पर बैठा है, उसको कायदा कानून पता है, वही टेंडर निकालता है, टेंडर खुली हुई चीज है, अखबार में छपता है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आज अगर हम एजेंसी के जरिए करेंगे तो एजेंसी में कुछ लोग करप्ट भी हो सकते हैं, फिर रिश्वतखोरी चलेगी और ठेकेदार जो है उसको अपना हिस्सा काट के उसको खुश रखना है, एक नई एजेंसी आ जाएगी तो उस तरीके से सड़क ठीक नहीं बनेगा। तो करप्शन को इनवाइट नहीं करना चाहिए, सुथरे तरीके से करना चाहिए। अगर सुथरा तरीका किया जाएगा तो कोई परेशानी नहीं है। ये तो गलत तरीका है, एजेंसी नहीं आनी चाहिए हर चीज पे। जी, सीआईडी अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे और पुलिस हर चीज में घुसनी नहीं चाहिए, जो ही घुसेगी शरारत पैदा होगी। ठीक है, ये तो हमको पता है जी। क्या होगा। साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस पर अपनी आरा दी है, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी है और हमारे साथ जैसा हमने पहले बताया हमारे साथ अशोक कुमार अत्री जी, फॉर्मर डीआईजी, वो भी जुड़ रहे हैं। एडवोकेट आरिस पठानिया है प्रवक्ता बीजेपी और मोहम्मद अमीन डार होंगे स्पोक्स पर्सन जेके पीडीपी और बशीर अहमद खान प्रेसिडेंट पीओए। लेकिन सफरीन साहब जो है हमारे साथ अब नहीं है और उनको कुछ कहीं जरूरत थी। लेकिन आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए, आपका इस्तकबाल करते हुए हमें यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। हम ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप सभी से बातचीत करेंगे। ये तो सरकार का दायित्व है, सरकार को करना चाहिए। इसलिए तो सरकार को देखना चाहिए क्या ये प्रेजेंटली मामला है या प्रीवियस का मामला है। एक बार फिर आपका स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में और हमारे साथ जैसा मैंने ब्रेक से पहले आपको बताया था कि 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ है अशोक कुमार अत्री साहब जो फॉर्मर डीआईजी और सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, एडवोकेट आरिस पठानिया प्रवक्ता बीजेपी, मोहम्मद अमीन डार एडिशनल स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर पीडीपी और बशीर अहमद खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप जो है प्रेसिडेंट हैं हॉट मिक्स प्लांट्स ओनर्स एसोसिएशन के। अब मैं बशीर अहमद खान साहब के पास सबसे पहले जाना चाहता हूं आप तमाम मेहमानों की इजाजत से। बशीर जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जरा सबसे पहले हमें शॉर्ट में ये बता दें कि ये हुक्मनामा जो है इससे कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स ने किस तरह से लिया है और इसमें अगर उनकी चिंता बढ़ती है तो वो क्यों बढ़ रही है? विशाल जी, मैं तो पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं। न्यूज 18 JKLH के जो मैनेजमेंट है वो हमेशा लोगों के मसाइल को उबारने के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम इसमें करते हैं जिससे आवाम को सच और झूठ का पता चलता है। तो चूंकि मैं डायरेक्टली इससे इन्वॉल्व हूं, मैं आपको बड़े विशेष रूप से विस्तार से इसमें 2-3 बातें कहकर आपको सारी सवालों का जवाब मिल जाएगा जी। चूंकि एक प्रेसिडेंस और एक मैकेनिज्म है कि एक आम आदमी, एक बेरोजगार क्वालिफाइड इंसान कैसे एनलिस्ट हो सके किसी भी विकास के दफ्तर में, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो या दूसरे महकमा जात है जो जहां से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती है, वहां एनलिस्ट कैसे किया जाता है। उसमें एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, उसके लिए उनको
अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को देना पड़ता है, वो बैंक स्टेटमेंट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद ही एक आम बेरोजगार एक्सपीरियंस जो 5 साल 6 साल का एक एक्सपीरियंस लेटर हासिल करके वहां उस दफ्तर में एनालिस्ट हो जाता है, तो बन जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद वो रियासत के एडमिनिस्ट्रेशन हो या चुनी हुई सरकारें हो या कोई भी महकमा हो जहां से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए टेंडरों को इनवाइट किया जाता है, तो उस एक प्रोसेस से गुजर कर वो सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होकर वो शमूलियत करता है, जहां से वो चाहे फिर वो L1 जहां से लोवेस्ट जो इसका सिस्टम है, मैकेनिज्म है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2-3 सालों से एक नई गुहार लगी कि भाई हमें वेरिफिकेशन लानी है। एक प्रोसेस हुआ करता था, मसलन मैं 30 साल का, अब मैं खुद अपनी बात करूंगा क्योंकि मैं इसी प्रोफेशन से समुदाय का प्रतिनिधि भी हूं, ठीक है। उनकी तरफ से भी बोल रहा हूं और अपनी तरफ से भी बोल रहा हूं जी। हर साल एक प्रोसेस के तहत रिन्यूअल हो जाता है। कहीं ये जो शख्स है जो एनलिस्टेड है ये कहीं मर तो नहीं गया या कहीं ये किसी दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं है। तो एक प्रोसेस के जरिए वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट या कोई जिसने भी उसको वो इशू किया हो, तो उस प्रोसेस से गुजरकर फिर साल के बाद उसको जीआर सरकार के मतलब खजाने में फीस भरकर उसको और रिन्यूअल मिल जाता है दूसरे साल की। अब क्या दिक्कत है? अचानक ये 2-3 अब दिक्कत यह है कि पिछले 2-3 सालों से हमें थानों से फोन आ रहे हैं, हमें सीआईडी से फोन आ रहे हैं, हालांकि उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, लेकिन देखिए 30 साल से एक प्रोसेस चल रहा था, डिपार्टमेंट इसको रिन्यूअल कर रहा था, लोगों ने टैक्स उन कामों पर भरे, लोगों ने जीएसटी उन कामों पर भरे जो उन्होंने किए। तो अब ये वेरिफिकेशन का दूसरा मैकेनिज्म, इससे थोड़ी रिजर्वेशन आ गई हमारे समुदाय में, चाहे उन्होंने किसी ने 30 साल में का काम किया, किसी ने 20 साल से काम किया या किसी ने 10 साल से काम। हमारा मानना है हमारी जो फर्टर्निटी है जिसके बिहाफ में मैं बोल रहा हूं, आपसे वार्ता कर रहा हूं, हमारा मानना है कि वेरिफिकेशन में कोई डर वाली बात नहीं, आप डरते नहीं। लेकिन ये क्या वजह पड़ गई अगर उसी डिपार्टमेंट को कहा जाता, मसलन मेरी जो एनलिस्टमेंट है, ठीक है, नहीं मैं सीधा ये जानना चाहता हूं कि चिंता किस बात को लेकर है, डर किस बात को लेकर है? अगर कोई जेन्युइन है तो उससे डरना क्या? एक मैकेनिज्म को आप डिरेल कर रहे हैं, हम डर नहीं रहे। डर किस बात के? यहां तो 30 साल से यही डर का माहौल है, तो इसमें क्या डरना है? डरना यह है कि हमारी जो कोशिश है, हम सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि क्या कहीं ये लोग बेरोजगार तो नहीं हो जाएंगे? ठीक है, क्या कहीं बेरोजगार तो नहीं हो जाएंगे? पहला पॉइंट तो आपने ये उठाया। मैं सीधा अशोक कुमार आतिश साहब आपके पास आना चाहता हूं, चूंकि आप लॉ फर्म से जुड़े, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को आपने देखा है, आप फॉर्मर डीआईजी है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं। बताया जा रहा है कि इसके पीछे जो कोशिश है वो ये है कि जो बढ़ता आतंकवाद है उसके पैर जो है समेटे जाए, उसकी चादर समेटी जाए और उसको उस पर रोकथाम लगाई जाए, और शायद इससे उस पर मदद मिलेगी। तो अब क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो ऑलरेडी इशूड लाइसेंसेज है उसकी रीवेरिफिकेशन होगी, और अगर कोई किसी तरह से लिंक मिलता है मिलिटेंसी से जुड़ा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो फिर उसके पैसे रोक दिए जाएंगे और लाइसेंस इशू भी नहीं होगा, और बाकायदा नोटिस में है कि सीआईडी इसकी वेरिफिकेशन करेगी। तो क्या ये लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जम्मू कश्मीर को मद्देनजर रखते हुए क्या ये सही नहीं है? आतिश साहब, मुझे ये लगता है कि ये इस तरह का ये ब्लैक ऑर्डर कि सब जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन सब का जो है वेरिफिकेशन होगा, ये ठीक नहीं है। ये ऑलरेडी एक सिस्टम प्लेस में है कि ठीक है, जब रिन्यूअल किसी का ड्यू होता है और उसी प्रोसेस के साथ उसको आप रिन्यू करिए, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है कॉन्ट्रैक्टर को द्वारा जो देना होता है वैसे करना चाहिए। खाली एक शक की बिना कि भाई सभी कॉन्ट्रैक्टर जो है सभी के जो है वो टेररिज्म के साथ लिंक होंगे और इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है, मुझे लगता है ये पुलिस का काम नहीं है कि आप ठेकेदारों की वेरिफिकेशन करनी है। पुलिस को और बड़े काम है, लॉ एंड ऑर्डर इशू है, मिलिटेंसी है, काउंटर इंटेलिजेंस इश्यूज है, आपके साइबर क्राइम है, ये सब चीजों से आप हटा के इतना टाइम नहीं है पुलिस के पास, चाहे सीआईडी हो या पुलिस हो, क्या भी कॉन्ट्रैक्टर की टाइम नहीं है तो फिर ये टाइम कहां से मिला कि ये ऑर्डर भी आया और फिर रीवेरिफिकेशन भी होगी? रीवेरिफिकेशन होगी
टाइम है तब तो ये ऑर्डर आए। नहीं, मैं कहता हूं, मैं ये कह रहा हूं, रीवेरिफिकेशन मीन्स रिन्यूअल। जी, आप सबकी जितने कॉन्ट्रैक्ट है सबकी रीवेरिफिकेशन क्यों करवाना चाहते हैं आप? गवर्नमेंट क्यों ऐसा करना चाहती है? गवर्नमेंट जो रिन्यूअल सिस्टम है, जो प्रोसेस है, उसके तहत चले। जब जो रिन्यूअल होता है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको देखे। ठीक है। अगर किसी का लगता है किसी की एक्टिविटी ठीक नहीं है, हाँ, वो 1 केस 2 केस 4 केस 10 केस हो सकते हैं, तो हाँ, उनका आप करवाइए रीवेरिफिकेशन। आप उसको उसके कंटेक्स्ट में जो है आप चाहते हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सबको रीवेरिफिकेशन किया जाए। दैट विल पुट, उसमें लोगों को इनकन्वीनियंस हो जाएगी, हर एक लोग परेशान हो जाएंगे, कहा उस दोबारा डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे, पुलिस वाला घर आ जाएगा, फोन करेगा जी, और टाइम पे डिस्टर्ब करेगा। आगे पीछे महल्ले वाले देखते हैं कि पुलिस वाले क्यों गए इसके घर में। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के लिए और बड़े इंपॉर्टेंट इशू है, हमारे भारतवर्ष में बहुत इशू है। ठीक है। आप अनएम्प्लॉयमेंट इशू को एड्रेस करिए जी, आप जो है जीएसटी को कम करिए, आप ये जो वैट कम करिए, आप ये जो टोल कम करिए, आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए लोगों को। ये कौन सा इशू लेके बैठ गए? अत्री साहब, मैं थोड़ा आर.एस. पठानिया जी के पास जाना चाहता हूं। वो एडवोकेट भी हैं, तो मैं जरा जानूंगा कि उन्हें इसकी और क्या समझ है हमारे दर्शकों के लिए। पठानिया जी, इस पे क्या जो सवालात उठ रहे हैं वो उसकी क्या मतलब वो उचित है नहीं है? दूसरा ये कि इससे किस ये मैकेनिज्म जो है, ऑलरेडी एक मैकेनिज्म है इन प्लेस, उसकी जगह पर दूसरा मैकेनिज्म, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? विशाल साहब, ना ही ये कोई नई बात है, ना ही ये कोई डरने वाली बात है। एक शब्द में अगर इसको कहना हो, अभी हमारे मेरे पहले बड़े लर्नड पैनलिस्ट बोले हैं, उनका एक व्यू पॉइंट है, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन ध्यान में रहे कि पहले तो अपना कॉन्ट्रैक्टर कार्ड बनाना, फिर उस कॉन्ट्रैक्टर कार्ड को रिन्यू करना, तो कैरेक्टर वेरिफिकेशन तो आगे ही पुलिस उसमें करती है। अब ये जो नया सीआईडी वेरिफिकेशन, आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, मेरे पास एक पटना सरकार का, बिहार सरकार का ऑर्डर है जिसमें वो कह रहे हैं जो सब कॉन्ट्रैक्टर और जो मुलाजमीन है उनका भी सीआईडी वेरिफिकेशन होगा। देखें जी, जो कॉन्ट्रैक्टर है गवर्नमेंट के ब्रिज पे, सरकार की बिल्डिंग पे, सरकार के प्रोजेक्ट पे, सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव बनके वहां खड़ा होगा, सरकार के खाते से जिसे कहते हैं पैसा लेगा वहां से। हालांकि सरकार ने कोई एहसान नहीं करना, वो उसका अर्न राइट है, उसका कमीशन उसका लेगा उसमें। तो उसे डर क्या है उसमें अपनी सीआईडी वेरिफिकेशन से? मैं ये कहते हैं, मैं महबूब मुफ्ती जी का एक ट्वीट देख रहा था और कहते हैं हाँ, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। वो कहते हैं पता नहीं कौन सा कोई नया को फरमान जारी होगा उसको। देखिए, सरकार ने एक ऑल आउट पॉलिसी दी है यहाँ पे, और उस ऑल आउट पॉलिसी में सबसे पहले सरकार ने मुलाजमीन के लिए तय किया कि एंट्री इन सर्विस से पहले उसका वेरिफिकेशन होगा। अब ये जो सरकार के ऑथोराइज्ड एक जिसे कहते हैं सरकार रिकॉग्नाइज, हर कॉन्ट्रैक्टर रहता है ना गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, जिनको गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे गवर्नमेंट का काम करना, गवर्नमेंट के ऑफिस में करना, बल्कि गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा बनकर सरकार के प्रोजेक्ट पे खड़ा होना, कोई सीआईडी कोई ऐसी बात नहीं। मैंने पटना में कहा, वो कह रहे सब कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉइज का भी होगा। तो एक छोटा सा है कि जिसे कहते हैं औपचारिकता है, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ एक और औपचारिकता, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन पठानिया जी, मेरा सवाल यहाँ पर ये है, जो लोग उठा रहे हैं कि एक सिस्टम पहले से प्लेस में है, ऐसा नहीं है कि वो कोई भी आकर के किसी को कोई आया उसको ठेका मिल गया, उसके लिए भी एक स्क्रूटिनी का एक सिस्टम था, उसके कुछ पैरामीटर्स थे, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, और अब रीवेरिफिकेशन का मतलब यह है कि जिनके पास इश्यूज हैं उन्हें भी रीवेरिफिकेशन करवाना है। एक होता है कि आपकी मियाद खत्म हो रही है तो आप कराएं। कहीं भी गवर्नमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको कहीं स्क्रैप नहीं किया गया। एक नया गवर्नमेंट ऑर्डर वो सिर्फ रूरल डेवलपमेंट ने अपने डायरेक्टर्स को लिखा है। हर डिपार्टमेंट में सबसे पहले तो ये लाजमी होता नहीं, मेरा जो लीगल ओपिनियन ले ले, सिर्फ रूरल डेवलपमेंट अपने डायरेक्टर्स को लिख रहा है, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट में जो पिछले दिनों आज एक ई टेंडरिंग हुआ, हर ये लेटर है जी, सिर्फ ये रूरल डेवलपमेंट के कमिश्नर ने अपने डायरेक्टर्स को ही लेटर लिखा है, जो मेरा इन्फॉर्मेशन है। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर फिर क्या जरूरत है कि महबूबा मुफ्ती ये कहती है ट्वीट करके कि ऐसा लग रहा है कि जो लाइवलीहुड है कॉन्ट्रैक्टर्स की या सप्लायर्स की, सप्लायर्स में से शामिल है कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सप्लायर्स, उनकी जो लाइवलीहुड है, जो उनकी रोजी रोटी, उस पर भी लगता है कि उसे छीनने की कोशिश है। ये उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा है। मैं इसका भी जवाब लूंगा। हमारे साथ मौजूद है पीडीपी के प्रवक्ता मोहम्मद अमीन डार। लेकिन अमीन साहब, एक इजाजत हमें छोटी सी और देते हैं, एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं, सबसे बात करेंगे फिर से एक बार। सेकंड राउंड ब्रेक, छोटा सा। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा विमेंस प्रीमियर लीग स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा पर। प्लस क्रॉप व्यू, ये तो सरकार का दायित्व है, सरकार को करना चाहिए।
उसमें तो सरकार को देखना चाहिए क्या ये प्रेजेंटली मामला है या प्रीवियस का मामला है। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम और सवाल इस बात को लेकर हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स के लिए जो रीवेरिफिकेशन का जो मामला है उनके लाइसेंस को, और तो इसको लेकर एक जो है सवाल भी उठ रहे हैं। कई जगह पर इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ठीक भी है, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं वो क्या है, मैं इसी पर बातचीत कर रहा था। PDP के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अमीन डार। PDP के प्रवक्ता अमीन डार जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप हमें ये बताएं कि इस पे किस तरह के खदशात नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने यह कहा है कि ये लाइवलीहुड छीनने की एक कोशिश नजर आ रही है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? देखिए जी, जहां तक कॉन्ट्रैक्टर्स रजिस्ट्रेशन का सवाल है, ऑलरेडी एक प्रोसेस इन प्लेस है जिसमें आज भी जब रजिस्ट्रेशन होती है, रिन्यूअल होती है, नई वेरिफिकेशन होती है, जिसमें एसएसपी कंसर्न एक सर्टिफिकेट देता है, अब करेक्टर सर्टिफिकेट, तो उतना मुझे लगता है कि एसएसपी पुलिस ही ऑलरेडी देती है, एक सर्टिफिकेट काफी है। अब जो उन्होंने सीआईडी के हवाले कर दिया, जैसे पासपोर्ट का वेरिफिकेशन होता है, बाकी चीजों का वेरिफिकेशन होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स का जहां तक सवाल है, पूरे हिंदुस्तान में सीआईडी कहीं पे नहीं कर रही है। पहली जगह है पूरे मुल्क में 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर के लोगों पे ये थोपा गया है। बिहार में एक ऑर्डर था, वो बाय नाउ दैट हैज बीन सस्पेंडेड। तो इसलिए ये कश्मीर के, जहां हमने पहले भी कहा कि एक प्रोसेस ऑलरेडी इन प्लेस है, इसमें क्या करेंगे, जैसे सीआईडी वेरिफिकेशन करते हैं, इसका फलाना मिलिटेंट था, इसका फिस्ताना मिलिटेंट था। ये एक पॉलिसी है इजराइल में जिसको किन पनिशमेंट पॉलिसी कहते हैं, वो जो फलस्तीन में इनफोर्स है कि जहां अगर कोई रिश्तेदार आपका किसी चीज में इन्वॉल्व है, आपको सजा दी जाती है। पहले ये बताया, यहाँ पासपोर्ट किसी को मिलता नहीं, नौकरी किसी को मिलती नहीं, अगर उसको कोई भी दूर का रिश्तेदार या हाइब्रिड मिलिटेंट के नाम पे उसको ठप्पा दे दिया, तो ये कहां का इंसाफ है? ये जज, जूरी और प्रोसिक्यूशन ये एग्जीक्यूटर खुद बनते हैं। कहां का इंसाफ है? दुनिया में कहां हो रहा है कि आपका रिश्तेदार कोई गुनाह किया तो आपको उसकी सजा दी जा रही है। इसीलिए सीआईडी वेरिफिकेशन इसमें आ गई। इससे खतरा है कि बहुत सारे लोगों का कार्ड कैंसिल हो जाएगा, उनको बेचारों को बेरोजगारी पहले हो जाएगी। पहले ही बहुत ज्यादा बेरोजगार लोग हैं यहाँ पे, एक बहुत बड़ी तादाद है। जैसे डीआईजी साहब ने सही फरमाया, यार अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू सेटल करो, जीएसटी कम करो, बाकी बड़े बड़ी चीजें वो ठीक करो। कश्मीर में पहले ही मुसीबत आपने खड़ी कर दी है, उन मुसीबतों को दूर करो। यहाँ पे क्या है कि हर रोज हम देखते हैं 2019 के बाद कि जब से ये सरकार गवर्नर का रूल यहाँ पे आया, हर रोज डेली बुनियाद पे, रोज की बुनियाद पे लोगों को कोई ना कोई नया ऑर्डर लाके तंग किया जा रहा है। इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि साइकोलॉजिकली परेशान करो, माली तौर पर परेशान करो, फाइनेंशियली कमजोर करो, ताकि अगर कश्मीर जो खाता पीता जगह था, हर इंसान के ऊपर छत था, हर इंसान के पास घर था, हर इंसान के पास खाने को कुछ था, जब बाकी हिंदुस्तान में जो 20 करोड़ 30 करोड़ लोग फाका कृषि करके प्लेटफॉर्मों पे सो जाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। इनकी कोशिश है कि अगर हम हिंदुस्तान को कश्मीर नहीं बना पाए, कश्मीर को कम से कम हिंदुस्तान की तरह ले आए, इसी तरह की एक कोशिश है। फलस्तीन जो इजरायली दुनिया में एक ही जगह है, ये किन पनिशमेंट पॉलिसी इजराइल, अब दूसरी जगह है जो कश्मीर में इंप्लीमेंट हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जहां तक नरेंद्र मोदी जी ने कहा था दिल की दूरी और दिली की दूरी, क्या ये अपने लोगों के साथ जंग करना चाहते हैं? इससे दिल की दूरी दूर हो जाएगी। 44% अनएम्प्लॉयमेंट होके भी और एम्प्लॉयड, ये जो बेचारे अपना काम करके मजदूरी करके इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हासिल कर रहे हैं, उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार करना है। ये दिल की दूरी दूर करेगा या दिल की दूरी और बढ़ा देगा? ये कश्मीर में आखिरकार करना क्या चाहते हैं? एक ही दिन ये साफ बताएं, हमें कश्मीरी नहीं चाहिए, हमें कश्मीर की जमीन चाहिए, कश्मीरी के लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है। और ये जो रोज बरोज एक नया, कभी एनक्रोचमेंट, कभी दूसरी चीज, कभी दरिया को बाहर के कंट्रैक्टर्स को देना, कभी हमारे रिसोर्स को आउटसोर्स बाहर वालों को करना, कई बाहर के लोग आते हैं फ्रॉड लोग, उनको यहाँ Z+ सिक्योरिटी का कवर दे देना, और बड़े बड़े ऑफिशियल्स के साथ वो मीटिंग भी करते हैं। लेकिन जो यहाँ के लोग रहने वाले लोग हैं, उन बेचारों को रोज की बुनियाद पर सताना भी, परेशान भी करना, जेलों में भी डालना। मैं थोड़ा इस पे और बात करूंगा अपने मेहमानों से। मैं फिर से आना चाहता हूं बशीर अहमद खान के पास, जो प्रेसिडेंट हैं हॉट मिक्स प्लांट्स ओनर्स एसोसिएशन के। बशीर जी, जो बात आप शायद बहुत खुलकर कह नहीं पा रहे थे, किसी वजह से आप शायद नहीं कह पा रहे होंगे, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वो उन्होंने कह दिया अमीन डार जी ने? पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ूंगा मैं, अपनी बात, चूंकि मैं इस समुदाय से ताल्लुक रखता हूं। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको ही सबसे ज्यादा भुगतता है तो आप सीधी बात अपनी कहिए, खुशी या मैं आप मुझे मौका दीजिए, मैं कहने वाला हूं ताकि सब
जनता में जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, मैं सहमत हूं। आदरणीय जो हमारे डीआईजी साहब है, उन्होंने कहा कि पुलिस के पास और फॉर्मर डीआईजी जी, ये तो फॉर्मर डीआईजी, हाँ। मैं सहमत हूं, उनका आदर करता हूं। मेरा मानना है एज ए प्रतिनिधि, मेरा मानना है ये आप असल इशू से हमारा ध्यान हटा रहे हैं। हमारा असल इशू है कि जो हमारे रिटेंशन, आपने पैसे बंद किए फंड्स 2018-19 से, जब से आपने इसको यूटी में कन्वर्ट किया, हजारों करोड़ रुपए अभी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। ये ध्यान बटाने के लिए आप डिवेट कर रहे हैं कि लाओ जी वेरिफिकेशन लाओ। मैं कह रहा हूं ये मेरी तरफ से आप सरकार तक ये पहुंचाइए। आप ध्यान बचा रहे हैं। अब सच बात है कि आप बेरोजगार करना चाहते हैं लोगों, ये तो बेरोजगारी है और क्या है। अगर आपने किसी ने 10 साल काम किया, 10 साल में अगर उसके खिलाफ सीआईडी के पास कोई, हमारी तो सीआईडी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट सक्षम है, सब चीजें जानती है, एक चीज का उनको इंफॉर्मेशन है, तो 10 साल में अगर किसी के विषय में ये बात आई कि नहीं इसने एक्टिविटीज में हिस्सा लिया, तो उसने तो काम ही नहीं किया होगा। हम कहते हैं सर, मैं आज की बात कर रहा हूं, मेरी नॉलेज में आ गया, मेरी समुदाय के नॉलेज में आ गया, ये बचा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर को। जम्मू के लिए 300 प्रोजेक्ट्स इन्होंने सबमिट किए थे फॉर अप्रूवल नाबार्ड में। कश्मीर प्रोविंस से मेरे चीफ इंजीनियर के आज के डेट के 4 बजे के डेट के इंफॉर्मेशन के हिसाब से 300 प्रोजेक्ट में 2 प्रोजेक्ट अप्रूव हो गए श्रीनगर कश्मीर के लिए, 2 प्रोजेक्ट। अब बेरोजगारी नहीं है तो मुझे लगता है कि मुझे अपना प्लांट बंद करना पड़ेगा, मुझे काम ही नहीं मिलेगा। क्यों? इनको तो गर्ज ही नहीं है कि मैं रोजगार में रहूं, मैं कमाऊं, अपने फैमिली को खिलाऊं। मेरे घर में 4 ग्रेजुएट पढ़े हैं, 2 ग्रेजुएट पढ़े हैं, मैं उनको रोजगार, इंजीनियर मेरा बेटा है, मैं उसको रोजगार कहां से, अगर मेरे साथ रहेगा हो सकता है सरकार को भी इसमें सहायता हो कि उसको, मेरे बेटे के लिए रोजगार का कोई अवसर जरूरी नहीं है, मैं उसको खुद रोजगार दे सकता हूं। जब मुझे यही काम नहीं मिलेगा, 300 प्रोजेक्ट में 2 प्रोजेक्ट आप अप्रूव कर रहे हैं, आपको 2018 से हमारे 300 करोड़ रुपए बंद पड़े हैं, आप वो वागुजार नहीं कर रहे। एक डिपार्टमेंट को आपने मर्ज किया श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो R&D का डिवीजन था, वहां लोगों ने काम किया था। गांव के सिलसिले में जो प्रेसिडेंस है, जो नॉर्म्स है, 10% डिपॉजिट वहां रखा गया था। वो 10% 3 साल मुझे लगे एप्लीकेशन लिखते हुए कमिश्नर साहब से, फाइनेंस को, कि भाई इनको आप सक्षम कीजिए, किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ये इख्तियार दीजिए कि वो ये डिपॉजिट, जो लोगों का डिपॉजिट है, जो काम हुए हैं, जो कमीशन हुए हैं, जो जिस पर लोग चल रहे हैं। तो मेरा शॉर्ट में, इन नक्शल, हमारी रिजर्वेशन यही है विशाल जी की, इनको प्रोग्राम कुछ अलग है। ये बेरोजगार करने के लिए ये प्रोजेक्ट कम यहां भेज रहे हैं, ये हमें उस सक्षम तरीके से हमें निर्भर नहीं बनाना चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं हमें कि वी शुड कम विद अ बैकिंग बोर्ड। ये आपको इस बात का खतरा है, ये आपको इस बात की आशंका है। मैं पठानिया जी आपके पास अब आना चाहता हूं। आपने अमीन डार को भी सुना, आपने बशीर खान जी को भी सुना। मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूं कि ये जो डर बैठ गया है लोगों में कि जी किसी का, चूंकि उसमें लिखा है प्रेजेंट या पास्ट, तो पास्ट में अब जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह रही है जहां पर कई बार पिछली सरकारों ने कई तरह के स्कीम्स लाई है, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस लाया है, हीलिंग टच लाई है, उसके तहत कई लोग जो थे, जो दाएं थे वो बाएं हो गए, बाएं थे वो रास्ते पर आ गए। तो मतलब ये कि कहीं माजी की भी जो इससे बात जुड़ी हुई है, इससे तो एक डर जो पैदा हो गया, उसको वो कैसे ये दूर होगा? पठानिया जी देखिए, महबूबा मुफ्ती जी के ट्वीट से उनकी ये हिस्ट्री एक ट्रैक है कि वो आग लगाने का काम करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि मीटरडोलॉजी से डेंजरस थे। मैं भी बैठे बैठे जो कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन रूल्स है 1991 के, उसमें स्पेसिफाइड है कि जो एसएसपी अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा वो आफ्टर सीआईडी वेरिफिकेशन देगा। बड़ा साफ और बड़ा स्पष्ट है। ये 1991 के जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन रूल्स में एक स्पेसिफिक जिसे कहते हैं प्रावधान है। और अभी भाई साहब कह रहे थे बिहार में कोई ऐसा ऑर्डर रिसाइन नहीं किया, बिहार में एजेंट्स के लिए या उसके ऑफिसर्स के लिए भी ऑर्डर वहां पे है। मेरा विनम्र निवेदन है, कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन रूल्स 1991 वाला क्या मैकेनिज्म एक चला गया, नॉट एट ऑल, उसको किसने डिरेल किया नहीं है। एक छोटी सी एक औपचारिकता जो ऑलरेडी उसमें प्रोवाइडेड है, उनको डायरेक्शन दी गई, आप उस औपचारिकता को जमीन पे जिसे कहते हैं एक एक्चुअलाइज करने की, उसको एक अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। डिपार्टमेंट को छोटा सा एक डायरेक्टिव, एक महकमा सिर्फ रूरल डेवलपमेंट ने अभी इसमें दिया। इतना बखेड़ा या इतना डरने की कोई जरूरत नहीं। ओपन माइंडेडनेस से जिसे कहते हैं सरकार को नया, और देखें एक सिस्टम,
एक जम्मू कश्मीर का मैं और सबसे पहले अगर देश की बात करें, वी आर गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ, और इस रूल ऑफ लॉ में जो भी सरकार का कोई ऐसा नहीं, सरकार के पास कोई जिसे कहते हैं कोई ब्लेटेंट पावर है। सरकार कोई भी कानून उसका एक लॉजिक, उसका रैशनल, उसका एक रीजन उसके पीछे डिफाइंड होता है। अगर नहीं करे तो कल को कोर्ट, हाई कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन करेंगी। मेरा फिर इसमें मानना है कि इतनी बड़ी बात नहीं है, छोटा सा प्रावधान है, और जिसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी का डरने की जरूरत ही कोई नहीं है इसमें। हाँ, ये मैं इनके साथ हूं कि थोड़ा सा हैसल फ्री किया जाए, परेशान ना इनको किया जाए कि बाहर कोई अब वो एडीजी सीआईडी के पास घूमेगा, कोई एसएसपी के पास घूमेगा, कोई इनके एसओ के पास घूमेगा। इसे हैसल फ्री किया जाए, जो दरखास्त देता वन डेस्क इसका डिस्पोजल हो, और चाहे रिन्यूअल हो चाहे नया सर्टिफिकेट के लिए। ये पुलिस का काम है सीआईडी वेरिफिकेशन करे, वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं कम से कम जाके उसके लिए जिसे कहते हैं ऑफिस में खजल होता रहे, उसका कॉन्ट्रैक्टर कार्ड, नया कार्ड भी उसका रुक जाए या उसका रिन्यूअल भी रुक जाए। इसको हैसल फ्री करने के लिए ये हमारा मानना है। और मैं फिर बोलूंगा, कोई इतनी बड़ी औपचारिकता नहीं, खुले मन से इसको अपनाए, ऐसी को। अशोक कुमार अत्री जी, चूंकि इसमें लिखा है कि एनी काइंड ऑफ लिंक इन प्रेजेंट और पास्ट, क्या ये अपने आप में काफी है लोगों के डरने के लिए या संशय पैदा होने के लिए? मैं ये जानना चाहता हूं, या फिर ये मतलब ये ज्यादा सोच ले रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जो गलत है वो वही शायद इसका भुक्तभोगी होगा, सबके लिए ऐसा कुछ नहीं है। अशोक कुमार अत्री साहब, देखिए ऐसा है, पहले इसकी जरूरत क्या है? ये जो औपचारिक कहते हैं कि एक फॉर्मेलिटी है, एक ऐसे उन्होंने कर दिया, क्या जरूरत है इसकी? जब ऑलरेडी टाइमली, जब जिसका वो ड्यू हो जाता है, रिन्यूअल ड्यू होता है, वो रिन्यू करवा लेते हैं। और जैसे ही कहा जा रहा है कि उसमें करेक्टर वेरिफिकेशन होती है, एसएसपी करता है, ये करेक्टर वेरिफिकेशन एसएसपी इशू करता है सर्टिफिकेट। आजकल बिलो एसएसपी भी कर रहे हैं, एसडीपीओ कर रहे हैं, हमारे सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं। जो सर्टिफिकेट पुलिस का इशू होने का मतलब ही वेरिफिकेशन है, वो रिन्यूअल के टाइम होता है जब भी ये रिन्यूअल होता है किसी का जी। अब उस बना पे आप कहेंगे जी जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जितने भी सप्लायर हैं, आज की डेट में पहले जो थे उनका सबका वेरिफिकेशन करो। मुझे लगता है दिस इज इनडायरेक्ट वे ऑफ हरासिंग देम, इट विल कॉज हरासमेंट, और जो नहीं होनी चाहिए। बाकी ये बात चली कि डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट ने इस तरह का कोई ऑर्डर किया है, तो मैं आपको ये बता दूं कि डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट में तो कार्ड सिस्टम चल ही नहीं रहा है। वरना पहले तो कार्ड्स के ऊपर ABC के हिसाब से काम अलॉट हुआ करते थे। वहां पे तो पंच सरपंचों को ठेकेदार बना दिया है। वहां खाली डीसी के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करनी है कि साहब मैं सरपंच हूं, मुझे रजिस्टर करिए, मैं काम करना चाहता हूं, और उसको 3 लाख तक काम मिल जाता है। तो ऐसा ये है कि रूरल डेवलपमेंट को जब ऑलरेडी आपने एक तरफ तो आप वायलेशन कर रहे हो इसकी फाइनेंशियल कोड की, ये कुछ सिस्टम ही नहीं है कि विदाउट कार्ड आप किसी को काम अलॉट कर रहे हो और उनको काम अलॉट करवा रहे हो। और मोस्टली उसमें देखा मैंने सरपंच पंच इन्वॉल्व नहीं, कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का काम कर रहे हैं जो इलीगल है, वो हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए। वो उसी को दीजिए काम जिसके पास कार्ड है, उनको तो आप काम दे नहीं रहे हो। वहां पे तो ये आप सिस्टम लागू नहीं कर रहे हो आप कि ये C क्लास का इंटाइटलमेंट है, ये B क्लास की इंटाइटलमेंट है, ये A क्लास की इंटाइटलमेंट है जी। तो ये हो क्या रहा है, क्या कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ है? व्हाट इज द नेसेसिटी? क्या रूरल डेवलपमेंट एक तरफ क्या हो रहा है डिपार्टमेंट में, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि सबकी वेरिफिकेशन करो। वहां है नहीं कॉन्ट्रैक्टर, उनको काम ही नहीं मिल रहा, तो अब क्या वेरिफिकेशन करवानी है आपने उनकी? ठीक है, तो ये रिन्यूअल के टाइम करवाएं जो रिन्यूअल होता है जी। और अब बाकी कुछ सस्पेक्ट है, कोई इस तरह एडवर्स एक्टिविटी होती है, पुलिस के पास होता है, सीआईडी वालों को सबको पता चल जाता है हर किसी की एडवर्स एक्टिविटी है, तो उसके बाद देखा जा सकता है, उसको अंडर लॉ डील किया जा सकता है। बट उसके लिए आप अमिन डार जी के पास आता हूँ एक छोटा सा रिएक्शन के लिए। अमिन डार जी, मतलब आपकी पार्टी ने एक स्टैंड ले लिया है, महबूबा मुफ्ती जी ने जो ट्वीट किया है, मतलब ये आगे कहां तक जाएंगे आप इस पर? ये पठानी जी बार बार एक गलत बात बोल रहे हैं कि महबूबा जी आग लगाने का काम करती है। आग तो यहाँ बीजेपी लगा रही है, हर रोज नए नए ऑर्डर, नए नए परेशानियां लोगों को खड़ा करके रोज ले आते हैं। दरअसल ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ अमन रहे, माहौल ठीक रहे, ये चाहते हैं कि पॉट बॉइलिंग रहे ताकि इनको इलेक्ट्रॉनिक बाकी जगहों पे फायदा मिले। इसलिए ये आग लगाने का ये काम करते हैं, आग लगाने का काम हम नहीं कर रहे हैं। उसने महबूबा मुफ्ती ने अगर कोई ट्वीट किया कि इसमें एम्प्लॉयमेंट का खतरा है, लाइवलीहुड जाने का खतरा, सही कहा है। अब आज कहते हैं आप डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट ने चिट्ठी लिखी। डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कौन होता है? पॉलिसी मैटर वो कौन आता है? इतना बड़ा डिसीजन सरकार के बगैर कौन ले सकता है? इनको कहा जाता है कि आप चिट्ठी लिखो, लेकिन सरकार की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनियन टेरिटरी है, उनकी पॉलिसी है, और पॉलिसी वाइज यही है कि वो लेटर है क्या करता जी। पठानिया जी, फाइनल कमेंट, बहुत कम समय है मेरे पास, बोलिए।
जी मैं एक बात स्पष्ट कर लूं, ये कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट ने अपने दोनों डायरेक्टर्स को भी इंस्ट्रक्शन दिया है। और दूसरा ध्यान रहे, पंच और सरपंच काम कर ही नहीं सकता एज पर दी पंचायती राज एक्ट। हर पंचायत में आजकल कॉन्ट्रैक्टर्स नोटिफाइड है, हर पंचायत में आजकल नहीं तो एक प्रोसेस इन प्लेस है, एसएसपी वेरिफिकेशन करता है, तो उनको दूसरी वेरिफिकेशन करने की क्या जरूरत है? मुझे बता, आप ये रिकॉर्ड बताएं, जाके बताइए, कोई बात बहुत बात नहीं सच बोलने से। यह बीजेपी का एजेंडा है कश्मीर को जितना परेशान कर रहा है, कश्मीर को फलस्तीनियों की तरह परेशान। अमीन जी दोनों बोले तो किसी को हम सुन नहीं पाएंगे, पठानी जगह सुन लेते हैं जी। पठानी जी बोले। मेरा विनम्र होगा, नवीन व्यक्ति की एक नेता है, एक पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है, अच्छे विषय लेके आए। अपने आप को मैं बोलूं कि ये अपनी एक सीरियसनेस इससे कम कर रही है ऐसे विषय उठा के, और अपनी गंभीरता से लोग आजकल उनको लेना बंद कर गए, क्योंकि वो कोई गंभीर विषय भी बोलेंगे तो लोग बोलेंगे। इसके अलग अलग पैमाने हो सकते हैं सबके, उसको देखने के लिए, समझने के लिए। दरअसल पॉलिटिक्स में कौन कितना पॉपुलर है या नहीं है, ये तो जनता के तहत चुनाव में तय करती है, जिसमें अभी थोड़ा समय है। लेकिन फिलहाल ये विषय अगर है और इस पर जो चिंताएं जाहिर की गई है, बहुत सारे ऐसे मामले जिस पर कई बातें उठती हैं या उस पर कुछ इंफॉर्मेशन आते हैं, तो हमें ये आशा जरूर रखनी चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो जम्मू कश्मीर में अमन बहाली के लिए होगा। और जहां तक बात रोजगार या बेरोजगारी का है, तो इसमें सरकार ने बार बार कहा है कि हम रोजगार के मौके बढ़ाते रहेंगे, तो ऐसा इस बारे में सोचना नहीं चाहिए कि इसमें बेरोजगारी बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, ये है कि ये एक संदेश उनके लिए जरूर है जो दबे छुपे या खुले तौर पर चाहते हैं कि हम इधर भी रहे हम उधर भी रहे। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। बहुत शुक्रिया, आदाब।